Hello everyone. I welcome you all to the anthropology series that we started. Now in that series, this is the fourth lecture, and let's take a quick overview of what we will do in this lecture. First of all, we will do theories of evolution, the 1.4 part of our syllabus. We'll take notes of this part of the syllabus and we will add diagrams to add value to your answers. नाउ लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे सो दैट वी कैन सी आपको कुछ समझ में आया है नहीं और वी आर और वेदर यू आर एबल टू अटेम्प्ट द आंसर्स और नॉट फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द syllabus. This video to you is presented by me, Pooja Yadav. I have appeared for the UPSC CSE 2021 interview with anthropology as optional, and I've also given another mains of CSE 2022 of anthropology as optional. Now, let us first see the pre-Darwin theories that have been asked in our syllabus. Pre-Darwin theories मतलब जो डार्विन की थ्योरी से पहले थ्योरीज आई थी वो. Now, इनमें सबसे मेन है Lamarckism because this is the one which is most frequently asked in the examination. Now, this is a theory about organic evolution. ये दी थी J.B. Lamarck ने. His name, you should remember the full name. Now, this was given by him in his book Philosophies Zoologique. Now, this was the book in which his theory was given. Now, what Lamarck said, that evolution is the result of constant striving of living beings to perfectly adapt to their environment. Now, this is the keyword here. उसने बोला कि एक environment में बिल्कुल comfortably रहने के लिए जो भी adaptations चाहिए होती हैं, जब organisms उन adaptations को ग्रहण करता है, then that is called evolution. Okay? So before telling you the main features, मैं आपको मोटा मोटा समझा देती हूँ what Lamarckism is. He is Lamarck. Now what he said कि एक internal life force नाम की चीज होती है जो हर organism के अंदर होती है, हर living organism के अंदर. Now जब भी organism को किसी चीज की जरूरत होती है, internal life force comes to his aid. जरूरत होती है biologically. जैसे यहाँ पे ये पेड़ है, दिस इज जिराफ. अब इसके बीच में गैप है. नाउ ही कैन नॉट रीच टू हिज फूड, सो ही नीड सम बायोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस. या तो ये फूड नीचे आए या जिराफ यहाँ तक जा सके. तो अब फूड में तो एवोल्यूशन के कम चांसेस हैं बिकॉज जिराफ इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म एंड ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैव मोर चांसेस ऑफ अडेप्टेशन एंड एवोल्यूशन. सो जिराफ क्या करेगा, जिराफ की इंटरनल लाइफ फोर्स इसकी नेक का साइज बढ़ा देगी. जब नेक टॉल हो जाएगी तो ही विल बी एबल टू रीच द फूड. लेकिन इस लेवल पे फूड यानी कि एक पेड़ के इस लेवल तक अगर आप पहुंच पा रहे हो, सो देयर विल बी अ टाइम जब इस लेवल की सारी पत्तियां खत्म हो जाएंगी. तब ये जिराफ क्या करेगा, द इंटरनल लाइफ फोर्स विल अगेन कम टू हिज एड. फिर से इसकी नेक का साइज बढ़ा देगी. It will again do it until he reaches the top of the tree so that all the food available in the environment is accessible to him. Okay? So this is the main concept of Lamarckism. Now we will study it as his main features so that आपको समझ में आए कि पेपर में किस तरह से लिखना है. लमार्क के लिए द इवोल्यूशन का मतलब था इंक्रीज इन साइज एज द नेक ऑफ द जिराफ इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग इन साइज. लमार्क ने बोला कि एक ऑर्गन जितना ज्यादा यूज होगा वो साइज में उतना ही इंक्रीज हो जाएगा और एक ऑर्गन जितना ज्यादा अनयूज रहेगा, मींस वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी विच आर नॉट यूज्ड, विच आर ऑफ नो एक्सप्लिसिट बायोलॉजिकल यूज टू द बॉडी, उनकी डीजेनरेशन हो जाएगी. नाउ ग्रोथ लिविंग बींग्स की कैसे होती है, बिकॉज ऑफ इंटरनल लाइफ फोर्स. ये हर एक प्राणी के अंदर रहती है. नाउ न्यू ऑर्गेनिज्म, जब भी एक न्यू ऑर्गन की नीड होती है तो इंटरनल लाइफ फोर्स की वजह से वो अपीयर हो जाता है सो दैट एक जो ऑर्गेनिज्म है वो अडेप्ट हो सके अपने एनवायरनमेंट में. और जब भी मॉडिफिकेशन चाहिए होती है, जैसे इसे गर्दन को लंबा होना था, नई गर्दन नहीं चाहिए थी, गर्दन को लंबा करना था, द मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑर्गन वाज नीडेड अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल नीड्स. तो क्या होता है, ये इंटरनल लाइफ फोर्स मॉडिफिकेशंस कर देती है. लमार्क का एक और मेन प्रिंसिपल था जो इसने अपनी थ्योरी में दिया, विच वॉज द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स. इट मीन्स विच एवर आर द चेंजेस दैट यू एक्वायर इन योर बॉडी बायोलॉजिकली थ्रू आउट योर लाइफ टाइम्स, वो आपके ऑफस्प्रिंग में या आपकी प्रोजेनी में दिखेंगे. इसके कहने का मतलब था दैट इफ देयर इज अ गर्ल, उसके हाथ पे एक्सीडेंट की वजह से यहाँ स्क्रैच आ जाता है. सो ही सेड कि इसकी जो भी
बेटा या बेटी होगी उसके हाथ पे सेम प्लेस पे सेम हाथ पे वही स्क्रैच होगा. Okay, so this is the principle of inheritance of acquired traits, whichever are acquired by you throughout your lifetime. Okay, so this was the theory of Lamarckism. Now let's see some of its criticism. First of all, it was not supported by evidences. कोई भी scientific evidences नहीं थे, क्योंकि उस टाइम पे साइंस की बहुत ज्यादा एडवांसमेंट नहीं हुई थी. सो देयर वर नो इक्विपमेंट विच कुड मेड श्योर कि लमार्क ने सही कहा या गलत कहा. ऑल्सो प्रिंसिपल ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स इज नॉट ट्रू. लेकिन आज साइंस में डेवलपमेंट हो गई है. वी नो जेनेटिक्स, वी नो साइटोजेनेटिक्स, वी नो बायो केमिस्ट्री. सो वी नो कि प्रिंसिपल ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स इज नॉट ट्रू. नाउ इसने बोला कि कंटिन्यूस यूसेज से क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा साइज. नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ हार्ट. ह्यूमन हार्ट इज कंटिन्यूसली बीटिंग, इट इज कंटिन्यूसली वर्किंग. लेकिन लाइफ टाइम में एक ह्यूमन के कभी भी ऐसा नहीं होता दैट द हार्ट साइज इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ इट्स कंटिन्यूस यूज. ओके, सो दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो रॉन्ग. बल्कि ऐसा होता है कि अगर किसी organ का continuous use हो रहा है without giving it rest. For example, our hands, we are continuously using the hand muscles without giving them rest, without giving rest to the body, without giving sleep to the body. What will happen कि वो organ degenerate होने लगेगा. हमारी hand muscles degenerate होने लगेंगे because cells need time to repair, so they need rest. Okay, so this principle was doubly contradicted. Now new organs do not appear the way because of internal life force. We obviously know that there is a long process of natural selection, variation, and mutation, which we'll be studying further. So, this principle was also proved to be a myth. But सारे criticism ही नहीं थे. There was something that the theories achieved as well. क्या अचीव किया था? इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट लिविंग बॉडीज पे पहली बार इसके बारे में बात की गई थी. नाउ व्हाट इज in which form? Adaptation. So adaptation is a reality that we know today, and it was first talked about by Lamarck. Now it was the first truly cohesive theory of organic evolution because इससे पहले जो भी theories थी उनमें कोई main features cohesively नहीं बताए गए थे. They were scattered. Also theory, अब एक बात बताइए, it came during a time जब चर्च का इफेक्ट बहुत ज्यादा था सोसाइटी पे. नाउ चर्च क्या करता है, गॉड से ऊपर अगर कोई भी चीज हम बताने लगते हैं जो कि मेनली साइंस एक्सप्लेन करना चाहती है, उसको दबा देता है. और उस टाइम पे चर्च का रोल इतना ज्यादा था कि साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी बिकॉज चर्च उन चीजों को दबा देता था. तो चर्च इस थ्योरी को ना दबा दे, इसलिए लमार्क ने क्या यूज किया, इंटरनल लाइफ फोर्स. एक तरह से उसने चर्च को कन्विंस किया दैट इंटरनल लाइफ फोर्स इज गॉड एंड ही इज लीडिंग टू अडेप्टेशन. Okay, that's why this theory came to fore, and it is a big deal that it came at a time when the dark age of science was going on, when the church overshadowed the scientific developments. Now also, अब जो further theories आई इसके बाद उन्होंने लमार्क के फीचर्स का काफी यूज किया. Okay, so this was Lamarckism. This will be your introduction if a question is asked. This will be your body, and if critically examine this kind of question is asked, then you will give criticism and achievements as well. Otherwise, you will give these as conclusion. Okay. Now here comes our hero, Charles Darwin. Here is Darwin, as you can see. Now he was an English biologist. HMS Beagle क्या है? HMS Beagle is the name of a ship जिस पे क्या हुआ था, एक्चुअली चार्ल्स डार्विन को बोला गया कि एक एक्सपेडिशन पे जाना है. तो ये HMS बीगल में बैठे शिप में और ये एक आइलैंड पे पहुंचे. अब आइलैंड पे पहुंच के इन्होंने जो देखा, ही ऑब्जर्व समथिंग वेरी यूनिक विच वाज नॉट डिस्कवर्ड बाय टिल दैट डेट इन बायोलॉजी. और उसको इन्होंने लिखा अपनी बुक में, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. नाउ यू विल रिमेंबर दीज 3 थिंग्स फॉर द इंट्रोडक्शन. नाउ लेट मी टेल यू थोड़ा सा मोटा मोटा दैट व्हाट ही सॉ. उन्होंने देखा कि ये 4 बर्ड्स, दिस इज अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, बट मैं बस आपको समझाना चाहती हूँ, दैट्स वाई आई हैव टेकन दिस वन. 4 बर्ड्स हैं, उनकी बॉडी बहुत स्ट्राइकिंगली सिमिलर है. ओके, सिमिलर है क्यों? क्योंकि उनके विंग्स सिमिलर हैं, उनके पंजे सिमिलर हैं, उनकी आंखें सिमिलर हैं, उनकी
बनावट, गर्दन की बनावट, कलर ऑफ देयर बॉडी, ये सब सेम है, बट उनकी बीक्स डिफरेंट है, चोंच में अंतर है। ऐसा क्यों? तब डार्विन ने सोचा कि इन चोंच का काम क्या है। अब नाउ यू कैन सी, ये वाली बीक एकदम पैनी है। अब अगर बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं बिल्कुल पास पास, उनमें से किसी एक इंसेक्ट को उठाकर खाना है, तो कौन सी बीक सबसे ज्यादा काम आएगी? दिस वन। ओके, लेकिन कोई फिश है पानी में, ऊपर से उड़कर आना है और फिश को उठा के ले जाना है सो दैट यू कैन हैव फूड, तब कौन सी बीक सबसे ज्यादा काम आएगी? ये वाली, बिकॉज इट हैज स्ट्रेंथ। अब मान लो कोई फ्रूट्स है, बहुत छोटे छोटे फ्रूट्स हैं, कौन सी बीक ज्यादा काम आएगी? ये वाली, बिकॉज इट कैन पेनिट्रेट बिकॉज ऑफ इट्स शार्पनेस। और हम जो बेर पे भी देखते हैं, छोटे छोटे निशान होते हैं बेर के ऊपर जो पक्षियों की वजह से मार दिए जाते हैं, दे हैव दिस काइंड ऑफ बीक। ना, ये बीक किस काम आएगी? थोड़े से बड़े फ्रूट्स को खाने के लिए। तो डार्विन ने सोचा कि शुरू में इनके पेरेंट जो थे वो एक ही थे, मतलब एंसेस्टर एक ही थे। देन व्हाट हैपेंड कि एक ही एंसेस्टर थे और चार संतान हो गई। ऐसे ही सभी एंसेस्टर्स के चार चार संतान हो गई, तो क्या हुआ? ओवर पॉपुलेशन हो गई। अब ओवर पॉपुलेशन हो गई, लेकिन एनवायरनमेंट में रिसोर्सेज क्या थे? सेम थे। ऐसा तो था नहीं कि ट्रीज ज्यादा हो गए पॉपुलेशन के साथ, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत फास्ट स्पीड से बढ़ रही थी एंड रिसोर्सेज डिड नॉट गेट द टाइम टू कीप पेस विद इट्स स्पीड। ओके, सो रिसोर्सेज हो गए कम, पॉपुलेशन हो गई ज्यादा। अब इतने लोग इतनी सी चीज के लिए लड़ेंगे, देन व्हाट विल हैपन? कंपटीशन। So competition happened between the progenies. क्यों? Because of the same food, same resources, same place to live. Now, what they did, environment ने सोचा कि ऐसे तो ये सब खत्म हो जाएंगे, बिकॉज फूड खत्म हो जाएगा, देन पूरी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। क्या करते हैं, इनका फूड ही अलग अलग कर देते हैं। तो ये कैसे हुआ? पहले मान लो ये सब खाते थे इंसेक्ट्स, तो दिस वाज द ओरिजिनल बी, ये इंसेक्ट खाने के अच्छे से काम आती थी। लेकिन फिर क्या हुआ? एक चेंज आया बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन की वजह से जो चेंज आया, दैट वाज इनहेरिटेड इन द नेक्स्ट जनरेशन, और आगे की सारी जनरेशन उसी चेंज के साथ पैदा हुई। व्हाट वाज दैट चेंज? वो चेंज था बीक्स का थोड़ा सा मोटा हो जाना, सो दैट फ्रूट्स खाए जा सके। अब यानी कि ये वाली, अब इसकी पॉपुलेशन भी बढ़ गई। तो अब क्योंकि ये फ्रूट खा सकती है, तो इसने इंसेक्ट्स को छोड़ के फ्रूट्स पे कंसंट्रेट किया, बिकॉज इंसेक्ट्स में ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज्यादा हो रखा था। ऐसे ही इसमें आई वेरिएशन, थोड़ी सी और मोटी बीक की, और इसमें आई वेरिएशन बीक को और ज्यादा मोटा करने की। तो इससे क्या हुआ? रिसोर्सेज, जो इनकी जो फूड खाना था इन्हें, वो डाइवर्सिफाई हो गया। अब ये खाएंगे फिश, बिगर फ्रूट्स, स्मॉलर फ्रूट्स एंड इंसेक्ट्स। सिर्फ इंसेक्ट्स के ऊपर जो कंपटीशन था वो खत्म हो गया। तो इससे क्या हुआ? इन्होंने अडेप्ट कर लिया अपने आप को उस एनवायरनमेंट में जिसमें फ्रूट्स भी हो, फिश भी हो, इंसेक्ट्स भी हो, और हम सब ठीक से रह सकें। सो दिस वॉज द मेन कंसेप्ट ऑफ डार्विन। नाउ लेट्स सी इट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड। इसने बोला फर्टिलिटी बहुत ज्यादा है तो ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड रहेंगे। इसकी वजह से स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस होगा और कंपटीशन होगा स्पीशीज के बीच में, या फिर इंट्रा स्पीशीज। ठीक है, अब क्या होगा? स्पीशीज में किसी एक ऑर्गेनिज्म में, पूरी स्पीशीज में से किसी एक ऑर्गेनिज्म में स्मॉल वेरिएशन आएगी। अब वो स्मॉल वेरिएशन सब्सिक्वेंट जनरेशंस में पास होती जाएगी। ओके, अब वो, नाउ वन थिंग, इसको अपार्ट रख के, कोई भी जो वेरिएशन अराइज होती है, इट इज नॉट नेगेटिव और पॉजिटिव इन इट्स ओन। ये एनवायरनमेंट डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, सी, अगर ये वाली वेरिएशन आ गई होती और फ्रूट्स नहीं होते उस एनवायरनमेंट में, मान लो रॉक पे होते ये बर्ड्स और इंसेक्ट्स ही होते, तो इसको डिसअपियर होना पड़ता। बट ये इसके एडवांटेज में आ गई क्योंकि वहां पे फ्रूट्स थे जहां पे ये रह रहे थे, उस आइलैंड के ऊपर। ओके, सो डार्विन ने भी यही बोला कि जो फेवरेबल वेरिएशंस हैं सिर्फ वो ही एक्यूमुलेट होंगी, जो अनफेवरेबल है उनको एनवायरनमेंट एलिमिनेट कर देगा। ओके, तो फेवरेबल वेरिएशंस अक्यूमुलेट होंगी, ज्यादा चांसेस होंगे स्पीशीज के रिप्रोडक्शन के, तो रिप्रोडक्शन होगी तो ज्यादा ही वैसे और
organisms आ पाएंगे, and this is called natural selection, that the nature has selected that beak which was more suitable for the diversification of food. Okay, now advantages variations क्या होती है, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाती है। जैसे इसकी जो वेरिएशन थी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो गई बिकॉज आइलैंड पे थे। अगर रॉक पे होते तो क्या होता, ये खुद ही एलिमिनेट हो जाता, फिर कोई सब्सिक्वेंट जनरेशन नहीं आती। नाउ आफ्टर मेनी जनरेशन क्या होता है, इंडिविजुअल जो है अपने पेरेंट से बिल्कुल अलग दिखने लगता है, क्योंकि उसने बहुत सारी जो है वेरिएशंस एक्यूमुलेट कर ली होती है। जैसे कि उसके पंख थोड़े से हो सकता है थिक हो गए हों, क्योंकि उसे सर्दी ज्यादा लगती थी। अब जिनके विंग्स थिन हैं उन्हें ज्यादा सर्दी लगती है तो उनके मरने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन जिनके विंग्स थिक हो गए हैं उनके मरने के चांसेस कम है, तो उनमें रिप्रोडक्शन भी ज्यादा होगी और इसी के प्रोजेनी आगे बढ़ते जाएंगे। इसका मतलब थिक विंग्स वाले जो बर्ड्स हैं उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाएगी। ओके, सो दिस वाज सेड बाय डार्विन कि ऐसे ही भाई थोड़ी सी मोटी बीक थोड़े से मोटे पंख ऐसे कर करके ये एक पूरी नई स्पीशीज बन जाएगा हु विल बी अनेबल टू रिप्रोड्यूस विद द पेरेंट जनरेशन स्पीशीज। ओके, तो ऐसे क्या होगा, बर्थ ऑफ न्यू स्पीशीज होगा। नाउ दीज वर द पोस्टुलेट्स गिवन बाय चार्ल्स डार्विन। आई होप आपको समझ में आ गया है, नहीं आया है तो यू कैन कमेंट below and I will see what your doubts are. Now see, this is the diagram which you have to give in the paper to make the एग्जामिनर अंडरस्टैंड कि आपको अच्छे से समझ में आई है। सबसे पहले ओवर पॉपुलेशन होगी जिसकी वजह से स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगा, कंपटीशन होगा स्पीशीज के बीच में। अब क्या होगा, उनमें से किसी एक स्पीशीज में आएगी वेरिएशन। अब वो वेरिएशन अगर एनवायरनमेंट के अनुकूल नहीं है तो द ऑर्गेनिज्म विल गेट एलिमिनेटेड। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर वो एनवायरनमेंट के अनुकूल है तो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से उसका सर्वाइवल हो जाएगा बिकॉज इट इज द फिटेस्ट वन। अब क्या होगा, इसका सर्वाइवल हुआ है तो ये रिप्रोड्यूस करेगा और इसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। इसकी पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते ओवर द सब्सिक्वेंट जनरेशन बहुत सारे चेंजेस अक्यूमुलेट हो जाएंगे और एक नई स्पीशीज बन जाएगी विच विल बी डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट स्पीशीज। जो ह्यूमन इवोल्यूशन है बाइपेडलिज्म का, ये भी डार्विन पे ही बेस्ड है, बट वी विल स्टडी इट in the much detail in the further part of your syllabus. So now let's move on to the criticism. Now Charles Darwin की theory was very much scientific, लेकिन इसमें भी criticism थे। He was not immune from the criticism. First of all, he failed to take into account the scientific advancement. उसने बोला कि population बढ़ती जाएगी, लेकिन population control measures भी तो आ गए ना, he didn't take into account that. तो over population नहीं हुई as he said in his theory. इसके अलावा he ignored the role of hybridization, genetic drift, etc. These are very important concepts which will be studying further in this lecture. बट इनका कोई जिक्र नहीं किया गया था। उसने वेस्टिजियल ऑर्गन्स की बात नहीं की। जैसे लमार्क ने क्या कहा था कि जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं वो डीजेनरेट हो जाएंगे और वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएंगे बॉडी में से, लेकिन डार्विन ने वेस्टिजियल ऑर्गन्स का बताया ही नहीं। ही सेड कि हाँ नए ऑर्गन्स आ जाएंगे बाय द नेचुरल सिलेक्शन, लेकिन पुराने ऑर्गन्स का क्या होगा, ही डिड नॉट टॉक अबाउट। नाउ डार्विन ने भी यही कहा कि कोई भी वेरिएशन जो आपने अपने लाइफ टाइम में अक्यूमुलेट की है which pass on to your subsequent generation. Now ये repeated mistake हो रही है because science at that time was not that much developed कि उस टाइम पे पता हो कि डीएनए क्या होते हैं, क्रोमोसोम क्या होते हैं, सोमैटिक सेल क्या होते हैं, जर्म सेल क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, व्हाट इज द रोल ऑफ डीएनए इन इट। तो उन सब साइंटिफिक एडवांसमेंट के ना होने की वजह से दिस प्रिंसिपल इज कमिंग आउट इन ऑल द थ्योरीज टोटली रॉन्ग, बट इट्स ओके, it will be corrected in the further theories. Now there are many achievements to the credit of Darwin. Some of them are कि इन्होंने sufficient proofs दिए थे। ये जिस आइलैंड पे गए थे वहां इन्होंने टर्टल्स के, बर्ड्स के और भी अदर स्पीशीज के इन्होंने sufficient प्रूफ दिए थे अपनी बुक के अंदर। तो साइंटिफिक प्रूफ्स की कोई कमी नहीं थी और डार्विन की थ्योरी आज भी रेलेवेंट है बिकॉज नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये सब आज भी यूज किया जाता है थ्योरीज बनाने में। नाउ इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। आप मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ेंगे, यू विल सी इट ड्राइव्स हेवीली फ्रॉम डार्विनियनिज्म। ओके, सो नाउ डार्विन के बाद आई पोस्ट डार्विन थ्योरीज। अगर आपको डार्विनिज्म में कोई भी डाउट है, यू कैन
tell me in the comment section. I'll try to resolve your doubts. Okay. So पोस्ट डार्विन थ्योरीज मतलब जो डार्विन की थ्योरी के बाद आई. अब इनमें सबसे पहले थी थ्योरी ऑफ आइसोलेशन. अब इसमें कुछ समझने का है, सो पे अटेंशन. Let me select a pen for you. So now see. ये वार्नर ने दी है, ये आप याद रखेंगे. साइंटिस्ट का नाम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज if you are not writing the name of a scholar in the optional paper, that means you have not read it enough and the examiner will not give you marks. So always remember the name of the anthropologist or scientist or biologist, whichever section of anthropology you are reading relevant to that section. Okay, अब इसने बोला कि एक physical barrier, अगर एक ही स्पीशीज है उनके बीच में कोई फिजिकल बैरियर आ जाता है तो क्या होगा, ये डिफरेंट निश ऑक्यूपाई करेंगे और नेचुरल सिलेक्शन इन पे डिफरेंटली वर्क करेगा. तो क्या होगा, नई स्पीशीज फॉर्म हो जाएंगी. फर्स्ट लेट मी टेल यू व्हाट इज निश. ये आपने एनवायरनमेंट में भी पढ़ा होगा. निश इज द एड्रेस एंड द डाइट of an organism, means where an organism lives and what he eats forms the niche of an organism. For example, मान लो 2 species हैं, वो दोनों ही पेड़ पे रहती हैं और वो दोनों ही इंसेक्ट्स खाती हैं, तो क्या होगा, दोनों में कंपटीशन होगा. So always remember that 2 species occupying the same niche will always be competitive to each other. Okay, now let it go. Now see, please forgive my bad drawing. This is just for you to understand the concept. अब देखिए मैंने क्या लिया है यहाँ पे. दिस इज प्योरली हाइपोथेटिकल. ओके, यहाँ पे है एक मडी एंड रॉकी सरफेस, यहाँ पे है ग्रास. अब दीज 2 areas are separated by this river. This is the separation. This is the physical barrier that Warner talked about. Now consider, यहाँ पे पॉपुलेशन है बीटल्स की, वो ऐसे दिखते हैं. अब क्रोज क्या करते हैं, बीटल्स पे फीड करते हैं. सो क्रोज विल कम एंड पिक द बीटल एंड फ्लाई अवे. सो ये बहुत इजी है क्रोज के लिए देखना कि बीटल्स कहाँ पे है. बट क्या होता है, एक बार किसी भी रीजन की वजह से, इधर बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक और अ फ्लड, 3-4 बीटल्स इधर आ जाते हैं. ओके, अदरवाइज दे कैन नॉट क्रॉस दिस रिवर. फिजिकल बैरियर मीन्स वो क्रॉस नहीं कर सकते. अब क्या होता है, इनकी पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ने लगती है. वाई? बिकॉज क्रो कैन नॉट सी द बीटल्स क्लियरली, क्योंकि ग्रास भी ग्रीन है और बीटल्स भी ग्रीन है. नाउ हेयर दिस इज द नेचुरल सिलेक्शन. ऑलवेज रिमेंबर कि नेचुरल सिलेक्शन जो हुआ है, ये वेरिएशन अपने आप में पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है, बिकॉज this same variation was negative here in mud. Now it is giving a benefit in the grass because of the natural selection, because of the grass, the green color of grass and the green color of beetles. So beetles are unidentifiable by the crows. तो यहाँ पे क्या होता है, beetles की population जो होती है वो कम होने लगती है, because crows are eating them. थोड़े ही बचते हैं, तो इनमें क्या होता है, वेरिएशन आती है. वेरिएशन की वजह से एक बीटल का कलर हो जाता है ब्राउन, मतलब मड से मिलता जुलता. तो अब क्या होता है कि ये भी खत्म हो जाते हैं, बिकॉज क्रो कैन आइडेंटिफाई देम. तो जिस हिसाब से इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उससे ज्यादा रेट पे क्रोज की पॉपुलेशन बढ़ रही है. सो दे आर ईटिंग देम अप और इनकी पॉपुलेशन हो रही है कम. तो अब आ गई ये. अब इसको क्रो जल्दी से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ब्राउन कलर के अंदर ब्राउन ही कलर का बीटल ढूंढना इज नॉट दैट मच इजी फॉर द क्रोज. तो इसकी पॉपुलेशन क्या करेगी, बढ़ने लगेगी. सो नाउ ये पॉपुलेशन बढ़ जाएगी. ओके, पहले ग्रीन के केस में क्या हो रहा था कि 4 पैदा हो रहे थे, लेकिन क्रोज खा जा रहे थे 8 को. अब क्या हो रहा है, 8 आर बोर्न और क्रोज 4 को ही खा पा रहे थे, तो पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग. अब ओवर द टाइम क्या होता है, एक और वेरिएशन आती है, इनके ऊपर ब्लैक डॉट्स अपीयर हो जाते हैं और इनके अंदर वेरिएशन आती है कि इन पे व्हाइट कवर अपीयर हो जाता है, हाइपोथेटिकल, और से लाइट ग्रीन कलर अपीयर हो जाता है. लेट मी टेक दिस वन. ओके, अ लाइटर शेड ऑफ ग्रीन अपीयर्स.
तो अब क्या होगा, अब मान लो 4 साल बाद जब हम इनको देखेंगे तो दीज टू पॉपुलेशन विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ऑब्वियसली ये ग्रीन है, इसके ऊपर लाइट ग्रीन शेड है, ये ब्राउन है, इसके ऊपर ब्लैक कलर के डॉट्स हैं। सो दीज टू पॉपुलेशन आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर नाउ। अब ये क्या करते हैं, एक दूसरे से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो व्हाट हैज हैपेंड हियर, न्यू स्पीशीज हैज फॉर्म्ड। सो नाउ वी हैव टू स्पीशीज ऑफ बीटल्स। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर कि यहाँ पे पहले ग्रीन थे, उन ग्रीन के पास कोई सर्वाइवल एडवांटेज नहीं था, वो क्रॉस हो जाते हैं, यहाँ पे उन पे सर्वाइवल एडवांटेज है इसलिए उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज करती है। यहाँ उनके पास डिसएडवांटेज है ग्रीन कलर का तो उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज करने लगती है। लेकिन म्यूटेशन की वजह से एक ब्राउन बीटल आ जाता है जिसके पास सर्वाइवल एडवांटेज है, तो ऐसे ही ब्राउन बीटल्स और आने लगते हैं और इस तरह से हमारे पास टू पॉपुलेशन ऑफ बीटल्स हो जाती है बिकॉज ऑफ अ फिजिकल बैरियर। Okay, this is the theory of isolation. I hope you understood it. So now let's go on to the next post-Darwinian theory. It is the theory of continuity of germplasm. Now here another thing to understand. First, you just have to remember the name of this guy, Bismarck. He gave this theory. Now, हमने देखा लमार्क ने और डार्विन ने सेम गलती की थी, क्या? The inheritance of acquired traits throughout your lifetime, but that is not true. हाथ का स्क्रैच जो है वो इनहेरिट नहीं होता है। ओके, एक्चुअली होता क्या है, जो हमारी बॉडी है इसके अंदर पूरी के अंदर सेल्स हैं। वी नो देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी, बट जो हमारी बॉडी पार्ट्स के अंदर सेल हैं दीज आर कॉल्ड सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स का रिप्रोडक्शन से कुछ लेना देना नहीं होता, बट आर रिप्रोडक्टिव सेल्स आर कॉल्ड जर्म सेल्स। ये वो सेल्स हैं जो रिप्रोडक्शन के दौरान पार्टनर में फीमेल के अंदर जाते हैं एंड दे फॉर्म द एग। अब एग से ही फीटस बनेगा, फीटस से ही एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से ही चाइल्ड बनेगा। ओके, सो चाइल्ड के अंदर बेसिकली क्या आई है, जर्म सेल्स आई हैं, सोमैटिक सेल्स नहीं आई हैं। सो दिस इज मेनली सेड इन दिस थ्योरी। उसने बोला कि सोमैटिक सेल्स के साथ चाहे जो होता हो, चाहे हमारे हाथ पे स्क्रैच आए या चाहे हमारा हाथ रहे ही ना। अब अगर एक औरत का हाथ एक्सीडेंट में खो गया है तो उसके बच्चे के दोनों हाथ होंगे बिकॉज सोमैटिक सेल्स का लेना देना नहीं है, सिर्फ जर्म सेल्स का लेना देना है। और जर्म सेल्स क्या थी, बिल्कुल सेफ थी, प्रोटेक्टेड थी ड्यूरिंग द एक्सीडेंट, और ये ही इनहेरिट होनी है, तो बोथ ऑफ द हैंड्स विल बी देयर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। सी हेयर स्पर्म कम्स, ओव्यूल में एग होता है, तो ये दोनों मिलके बनाते हैं एग। ये जो अनफर्टिलाइज्ड एग है ये फर्टिलाइज हो जाता है बिकॉज ऑफ द स्पर्म। जब ये फर्टिलाइज हो जाता है तो फीटस फॉर्म, फिर एम्ब्रियो फॉर्म्स, फिर उसके बाद चाइल्ड बर्थ होता है। ओके, so this child only has this sperm and egg. So only the cells in the sperm and egg have been inherited. These are called germ cells or reproductive cells. Okay, I hope I have made myself clear here. So अब इन जर्म सेल्स के अंदर क्या होता है, इनके अंदर डीएनए होता है, डीएनए क्रोमोसोम से बना होता है, क्रोमोसोम हमारे अंदर 46 होते हैं, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। ओके, सो इस थ्योरी के लिए इतना ही बहुत था, दैट यू अंडरस्टैंड दैट ओनली स्पर्म एंड एग, इनके अंदर जो सेल्स होती हैं ये ही इनहेरिट होती हैं, सोमैटिक सेल्स हैव नो रोल इन दैट। नाउ कम्स द बिग हीरो, बिकॉज द पोस्ट डार्विन थ्योरीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो एक्सप्लिसिटली एग्जाम में पूछा जाता है दैट इज सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। सबने कोई ना कोई थ्योरी दी थी, तो ये थ्योरी दी गई थी फिश्चर के द्वारा इन हिज वर्क द जेनेटिकल थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब इस नाम को देख के ही समझ जाइए दैट इट इज अ ब्लेंड ऑफ क्लासिकल थ्योरीज एंड मॉडर्न डेवलपमेंट्स। हाउ genetics, it is a new field that has emerged in science. It is a relatively new field, इसमें रिसर्च अभी भी चल रही है। ठीक है, तो जेनेटिक्स का यूज हुआ है इस थ्योरी में, तो काफी सारे जो साइंटिफिक मिथ्स थे वो अलग हो गए हैं। ऑल्सो नेचुरल सिलेक्शन का यूज हुआ है, इसका मतलब जो क्लासिकल थ्योरीज थी उनसे भी इसने हैविली ड्राइव किया है।
Now, try to understand the main features of synthetic theory of evolution. First of all, let me tell you, question जब भी आता है, you have to tell these features. Just make this diagram. This is from my side to you. And after writing these, you have to give the peripheral concepts, criticism, achievements. This all you have to write in the synthetic theory of evolution. ये जो concepts हैं ये बहुत बड़े बड़े हैं और ये आप 9th portion of your syllabus of paper 1 में पढ़ेंगे. तो इनको मैंने बहुत ज्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है बिकॉज ये वहां पे एक्सप्लेन होने हैं और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें इतनी नॉलेज सफिशिएंट रहेगी. ओके, सो नाउ लेट्स सी द मेन फीचर, जीन म्यूटेशन. नाउ सी, म्यूटेशन का मतलब है जो क्रोमोसोम मैंने बोला था इसके ऊपर कहीं भी छोटा सा चेंज आ जाना. अब क्रोमोसोम क्या करता है, इस क्रोमोसोम के अंदर पूरी बॉडी की इंफॉर्मेशन है कि नोज ऐसे बनेगा, आईज ऐसे बनेंगी, हार्ट ऐसे बनेगा, क्योंकि हार्ट की सेल्स नहीं गई है रिप्रोडक्शन के दौरान, ना आईज की सेल गई है, सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स गई है और उनके अंदर सारा मैसेज एनकोडेड है डीएनए के अंदर कि आईज ऐसे बनेंगी, हार्ट ऐसे बनेगा, तो सिर्फ उनसे एक पूरी बॉडी बन सकती है. तो जब मान लो म्यूटेशन होती है, तो मान लो आई के अंदर म्यूटेशन आ गया तो बच्चे की आईज क्या हो जाएंगी, मान लो पेरेंट्स की ब्लैक थी तो म्यूटेशन की वजह से बच्चे की आईज हो जाएंगी ब्लू. Okay, so this refers to a sudden random change in nature of a single gene. So, for example, the gene of I, as I told you. Now, change in number of chromosomes. मैंने बताया humans have 46 chromosome. इसमें क्या होता है, 23 जो होते हैं मदर साइड से आते हैं, एग सेल्स के अंदर होते हैं, 23 फादर साइड से आते हैं, स्पर्म सेल्स के अंदर होते हैं. सो टोटल ऑफ 46 सेल्स 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. बट कंसिडर कि 46 की बजाय किसी रिप्रोडक्शन के दौरान 44 ही हो पाते हैं. So you will study in chapter 9 कि जब भी there is change in number of chromosomes कोई ना कोई disease आ जाती है क्योंकि हम normal से deviate कर जाते हैं. Okay? Now genetic recombination. What it is? Change in the sequence of chromosome without change in number of chromosomes. Now see, I told you this is chromosome. This is the gene of I. This is the message for the gene of say nose. Okay, this heart, this legs, this hands, etc. So यहाँ पे क्या लिखा है पहले कि आई का पहले आई फॉर्म होगी देन नोज फॉर्म होगा. तो क्या होगा, नोज के स्ट्रक्चर को आई के स्ट्रक्चर के हिसाब से चेंज होना होगा. बट लेट्स से कि जेनेटिक रिकम्बिनेशन हो जाती है और पहले आ जाता है जीन ऑफ नोज देन आई. ऑल दिस इज हाइपोथेटिकल प्लीज, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ. ये एग्जैक्टली ये सब कैसे होता है और ये सब कंसेप्ट क्या है ये आप 9th पोर्शन में पढ़ेंगे अपने सिलेबस के. तो दिस इज इन द चाइल्ड लैंग्वेज टू मेक यू अंडरस्टैंड. ओके, तो पहले अब अगर नोज बनेगा तो क्या होगा, आई को बनने के लिए इसके हिसाब से अडॉप्ट करना पड़ेगा कि थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे या कैसे भी उसकी मसल्स को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा या एक्सपैंड करना पड़ेगा. ओके, तो इसकी वजह से भी थोड़े से चेंजेस आएंगे चेहरे के ऊपर. So this is genetic recombination which also leads to changes. Now inbreeding, what is inbreeding? जैसे हिंदूज में कंसेप्ट है कि सेम गोत्र के अंदर शादी नहीं होती है बिकॉज इट इज कंसिडर्ड कि जो सेम गोत्र के लोग हैं वो एक ही एंसेस्टर से पैदा हुए हैं. तो इनब्रीडिंग का मतलब आप लगा लीजिए एक ही खानदान के अंदर अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस आपस में ही हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड इनब्रीडिंग, द मेटिंग विद इन वन मेंडेलियन पॉपुलेशन. साइंस सेज कि इनब्रीडिंग नहीं होनी चाहिए बिकॉज इससे क्या होता है, रिसेसिव ट्रेट्स जो है आगे आने लगते हैं. अब ऑल दिस यू विल बी स्टडिंग इन 9th, सो आई विल नॉट टेक योर टाइम एंड वोंट मेक यू कंफ्यूज्ड. सो यू जस्ट हैव टू राइट इनब्रीडिंग, यानी कि एक ही पॉपुलेशन के अंदर, एक छोटी सी पॉपुलेशन के अंदर बार बार रिप्रोडक्शन होते जाना. देन देयर इज नेचुरल सिलेक्शन विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि वेरिएशन आती है उसके ऊपर, नेचर काम करती है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. Now this theory gave peripheral concepts as well. What are these? These are hybridization. Hybridization जो है इनब्रीडिंग का उल्टा है. हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कोई दो अलग अलग पॉपुलेशन के बीच में, यानी कि ये एक पॉपुलेशन है, ये एक पॉपुलेशन है, इनके बीच में रिप्रोडक्शन होना. फॉर एग्जाम्पल ये अफ्रीकन पॉपुलेशन है और ये अमेरिकन पॉपुलेशन है, इनके बीच में रिप्रोडक्शन होना. सो आउटसाइड अ मेंडेलियन पॉपुलेशन ये रिप्रोडक्शन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन. देन माइग्रेशन. अब माइग्रेशन, मान लीजिए अफ्रीकन पॉपुलेशन इतनी सी जो है जाके अमेरिका में सेटल हो जाती है तो बाकी की पॉपुलेशन के साथ इसका जो रिप्रोडक्शन होगा वो माइग्रेशन की वजह से होगा. सो माइग्रेशन इज ऑल्सो अ फैक्टर.
Then genetic drift. Now genetic drift is a very complex concept in itself. अगर आप समझने लगे तो it is a sudden change in gene frequency without the role of natural selection or mutation. नेचुरल सिलेक्शन का कोई रोल नहीं होगा, म्यूटेशन का कोई रोल नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंजेस आएंगे उसे हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट. सो नाउ लेट अस सी दिस माइग्रेशन. माइग्रेशन की वजह से क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन की वजह से आएंगे म्यूटेशन. अब म्यूटेशन के ऊपर नेचुरल सिलेक्शन काम करेगा. नेचुरल सिलेक्शन जब सेलेक्ट कर लेगा तो दैट विल लीड टू अ न्यू स्पीशीज, यू मे राइट. ओके, here we go. Then genetic drift and inbreeding. I have already told you that because of inbreeding there will be mutations. There will be mutations, but we will study further that those will be mainly negative mutations. ठीक है, तो ये डायग्राम आप सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में दे सकते हैं. यू कैन ऑल्सो मॉडिफाई इट एज आई हैव मॉडिफाइड इट फॉर यू जब मैं आपको समझा रही थी. नाउ this theory as well is not immune from the criticism. इसके भी criticism हुआ. What are those? That it completely ignores Lamarckism. Lamarckism का इसने कोई कंसेप्ट नहीं लिया है, इसने अडेप्टेशन के बारे में ज्यादा बात नहीं की है. ऑल्सो इसने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है क्रोमोसोम नंबर एंड जेनेटिक रिकम्बिनेशन को. एट द सेम टाइम इसमें पेरिफेरल कंसेप्ट बोल के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस कम कर दी है हाइब्रिडाइजेशन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट की, जबकि इनका भी एक बहुत अहम रोल होता है म्यूटेशन के अंदर और न्यू स्पीशीज फॉर्म करने के अंदर. लेकिन इसकी कुछ अचीवमेंट्स भी है. नाउ दोज अचीवमेंट्स आर most scientific theory of evolution so far, whichever scientific development have taken place have been incorporated in this theory. So this is the most modern and most scientific theory till date, and also it incorporates almost all elements of the previous theory except Lamarckism, जो कि हमने बताया कि इसने नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है. सो यहाँ पे आपकी ये थ्योरीज कंप्लीट होती हैं. आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको समझा सकूं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है देन यू कैन डेफिनेटली टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल try to solve that doubt for you. Now, looking on to the previous year questions from this section, critically examine Darwin's theory of evolution in understanding evolution. Critically examine. It means you will have to give the achievements and criticisms as well and then conclude. उससे पहले आपको features and introduction देने होंगे. Now 150 words means 10 marker. Only 2 pages you will get to tell the synthetic theory. इसमें mainly आप इसके features बताएंगे. Okay? Then again critically examines mean all pros and cons of synthetic theory of human evolution, as I have told you. अभी अभी हमने किया है. So with this, I conclude the lecture. Thank you for being with me for so much time, and please tell your doubts in the comment section so that I can solve them. Thank you very much. See you all. Bye bye.